नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और ये एक चिंता का विषय है। देश की राजधानी दिल्ली का अगर जिक्र करें तो प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। पिछले कई दिनों से लोगों को सांस लेना यहाँ पर दूभर हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार में एक्यूआई 430, आरके पुरम में 417 दर्ज किया गया, पंजाबी बाग में 423 और जहांगीरपुरी में 428 रहा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। यहाँ की जनता को और वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर पर बरकरार है। लगातार कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में अभी भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्राफ 4 की पाबंदियां लागू हैं और राष्ट्रीय राजधानी में तमाम पाबंदियों के बाद भी दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। अगर जिक्र करें दिल्ली से सटे हुए इलाकों का या दिल्ली के साथ साथ नोएडा और एनसीआर के अन्य इलाकों का, तो यही हाल फिलहाल इन इलाकों का भी नजर आ रहा है। लगातार जो प्रदूषण का स्तर है या एक्यूआई का जो स्तर है वो काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे और संवाददाता भी हमारे जुड़ेंगे कि आखिर ये प्रदूषण बढ़ने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। और सबसे अहम बात, जिस तरीके से गंभीरता ठीक दीपावली से पहले देखने को मिल रही थी शासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, वो गंभीरता फिलहाल अभी भी बरकरार है या महज इसे हवाई ये ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत ये अन्य इलाकों की जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये इस बात को बयां करने के लिए काफ़ी है कि सजगता फिलहाल वायु प्रदूषण को लेकर नहीं बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि वायु प्रदूषण जो है वो खतरनाक स्थिति में पहुंचता जा रहा है और एक्यूआई जो स्तर है वो लगातार ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है, गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। और इससे इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर जो आम जनमानस है उसके स्वास्थ्य में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सांस लेने के दौरान ये प्रदूषित हवा लोगों के जहन में और स्वास्थ्य में को खराब करने का काम कर रही है, क्योंकि लगातार ये जहर का काम कर रही है और इसके असर भी, इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहा है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इसको लेकर शासन स्तर पर अभी भी गंभीरता नज़र नहीं आ रही है। ये बात अलग है कि अक्सर ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी दीपावली से ठीक पहले सतर्कता तो नज़र आती है, लेकिन कैसे इसको कंट्रोल में किया जा सके और किस वजह से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, कौन कौन से जो कारक हैं उन पर कोई कंट्रोल फिलहाल नज़र नहीं आता है, निर्देशित कर दिया जाता है। मेरठ का रुख कर लेते हैं। मेरठ की तस्वीर आपके साथ साझा करते हैं। हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा, आपका रुख करेंगे। अगर मेरठ की स्थिति की बात करें, यहाँ के वायु प्रदूषण का जिक्र करें तो बेहद खतरनाक स्थिति पहले भी जिक्र किया गया था इस बात का, और अभी भी हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट वायु प्रदूषण को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले लगभग एक माह से, हम कहेंगे एक माह से मेरठ की जो तस्वीर है वो जहरीली नजर आ रही है और मेरठ की जो हवा है वो जहरीली होती हुई लगातार दिखाई दे रही है। और ये जो सिलसिला है वो लगातार आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि मेरठ के जो तमाम अधिकारी है हवाई जो दिशा निर्देश है वो देते हुए दिख रहे हैं। धरातल पर जो कार्य होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जो अधीनस्थ अधिकारी है उन्हें जमीन पर आकर जो कार्य करने चाहिए प्रदूषण को रोकने के लिए, वो करते हुए नजर नहीं आ रहे। केवल फाइलों में दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि प्रदूषण का जो लगातार स्तर बढ़ रहा है उसे कम करने का प्रयास करें, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर काम होना चाहिए वो अधिकारी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। निर्माण कार्यों को लेकर बीते दिनों दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि अगर कहीं भी निर्माण कार्य होता नजर आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी निर्माण कार्य लगातार जारी है। और निर्माण सामग्री जो बेचने वाले विक्रेता है उनके यहाँ पर भी कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन वो भी सड़कों पर खुले आम रेत, रोड़ी, डस्ट, ये तमाम जो निर्माण सामग्री होती है
वो सड़के पर डाले हुए हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। साथ ही तमाम जो और अन्य उद्योग है, चाहे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की बात हो या जो सड़कों पर छिड़काव होना चाहिए समय समय पर उसकी बात हो, तमाम जो काम होने चाहिए जमीन पर उतरकर, वो अधिकारी करने को तैयार नहीं है, केवल फाइलों में दिशा निर्देश जारी करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, ये फिलहाल देखा जाए तो कागजी कार्रवाई होती नजर आ रही है। ज़मीनी स्तर पर फिलहाल हेला हवाली ही देखने को मिल रही है। हमारे और भी जगहों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं, मुनेंद्र शर्मा नोएडा से जुड़ चुके हैं और पर्यावरणविद भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवेश, आपका रुख करेंगे, अगर दिल्ली की स्थिति का जिक्र करें तो फिलहाल क्या कुछ बयां कर रही है दिल्ली की आबो हवा? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि दिवाली की रात से दिल्ली की हवा को न जाने क्या हो गया है, जहरीली हो गई है। और पहले से जो मैं बता दूं गुणवत्ता की जो बात करें, एक्यूआई की बात करें, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि लोगों को कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कई प्रकार के दिशा निर्देश जरूर लागू कर रही है, लेकिन उसको धरातल पर देखा जाए या बात करें कि सख्ती से उसको लागू किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में भी हर प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक है, जनरेटर पर रोक है, BS4 के जो इंजन है, मानक इंजन है, उनको दिल्ली में प्रवेश पर रोक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि दिल्ली में पटाखों पर भी बैन था, पटाखे सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन किए थे, लेकिन लगातार जिस तरीके से लोग जो है अपनी मनमानी करते चले जा रहे हैं और दिवाली की रात भी पटाखे फूटे, ये सारे अभी भी दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं, मैं बता दूं, जहां पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। BS3 और BS4 इंजनों की बात करें, वो भी दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ जो बातें कही जा रही है वो सिर्फ हवा हवाई है, सिर्फ कागजी है। उसमें सख्ती से बात करें तो दिल्ली में कोई भी ऐसा असर दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए ये जहरीली हवा एक अभिशाप बन गई है, जिसको दिल्ली वासियों को लगता है कि झेलना ही पड़ेगा, आदत डालनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक सर्वे के अनुसार, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है कि जिस तरीके से ये प्रदूषण है, या बात करें प्रदूषण का स्तर है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की 12 साल तक की जो उम्र है वो घट रही है। क्योंकि मान लीजिए कोई मनुष्य अगर 50 साल जिएगा तो उसमें 12 साल उसके ऑटोमेटिकली घटते चले जा रहे हैं। ये प्रदूषण कितना हानिकारक है, ये दावे जो बेहद हानिकारक है आम जनमानस के लिए। और यही वजह है कि स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से ये निर्देशित किया गया कि मास्क जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हवा जहरीली हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। और एक व्यक्तिगत आम जनमानस के जीवन के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी बेहद ज़रूरी होता है। हमारे साथ मुनेंद्र भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से सटे हुए। अगर नोएडा का जिक्र करें मुनेंद्र, तो नोएडा में स्थिति क्या कुछ बयां कर रही है वायु प्रदूषण को लेकर, और क्या गंभीरता बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, बात करेंगे नोएडा की। अगर नोएडा की बात की जाए तो दिल्ली और नोएडा बिल्कुल मिले हुए हैं एक दूसरे से। तो जो हाल दिल्ली का है वही नोएडा का भी है। AQI 350 480 के बीच में अलग अलग इलाकों की रिकॉर्डेड है। कभी 500 पहुंच जाती है, कभी 400 पहुंच जाती है। और अगर बात करें गंभीरता की, प्रशासनिक दावों की, प्रशासनिक व्यवस्था की, तो ऊंट के मुंह में जीरा एक कहावत होती है। वही कहावत नोएडा में चरितार्थ होती नजर आ रही है कि ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था इस पोल्यूशन को रोकने के लिए कारगर दिखाई दे रही है। और ना ही ऐसी व्यवस्था दूर दूर तक नजर आ रही है कि जैसे पहले की स्मोक टावर्स आज तक वो चालू नहीं किया गया है, जो स्मोक गन्स लगी थी वो चालू नहीं है। कभी कभार सड़क पे कोई गाड़ी पानी छिड़कते हुए स्मोक गन लगी दिख जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी कारगर व्यवस्था नोएडा में फिलहाल अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है, और ना ही अभी आगे दिखने के कोई चांसेस लग रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है आज के समय में नोएडा की। जी बिल्कुल, नोएडा की भी स्थिति जो है वो बेहद खराब है, क्योंकि यहाँ का भी AQI स्तर 400 के पार दिल्ली का है और यहाँ का भी 390 दर्ज किया गया है। अगर आज का जिक्र करें, हमारे साथ पर्यावरणविद भी जुड़े हुए हैं जितेंद्र शर्मा जी। जितेंद्र जी, अगर देखा जाए दीपावली से ठीक पहले आपने देखा होगा कि वायु प्रदूषण को लेकर शासन स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत गंभीरता, सतर्कता, हाई लेवल मीटिंग्स और बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए दिशा निर्देशन जारी कर दिए गए थे। लेकिन अब ये ठंडे बस्ते में जाते हुए निर्देश नजर आ रहे हैं। क्या वाकई गंभीरता नजर आ रही है?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर्वप्रथम मेरा नमस्कार है सभी लोगों को। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कागज पे खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो जो प्रदूषण है वो कागज पे नहीं आता है। पहली चीज, बिल्कुल। हम जब उसको यथार्थ में, जब तक हम उसको धरातल पे लेके नहीं आएंगे कि उस प्रदूषण को रोकथाम कैसे की जाए। हम्म। तो मैं जहाँ इसमें समझ पा रहा हूँ कि ये खाना पूर्ति है, ये भी एक इवेंट बस ये इधर आओ। है हर साल का कि ठंड बढ़ेगा, प्रदूषण आएगा और इस तरीके से हमें खाना पूर्ति करनी है। वास्तव में सत्य ये है कि मुझे अ, धरातल पे काम करता हुआ नजर कहीं नहीं आ रहा है। आज भी मैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे ट्रेवल कर रहा था, तो मैं देख रहा था सड़क के किनारे लोग सफाई तो कर रहे हैं, झाड़ू हम्म। लगा रहे हैं, और वो सारी पॉलीथीन को इकट्ठा करके उसको बर्न आउट कर देते हैं, जला देते हैं। तो आप ये सोचिए, एक दो जगह बिल्कुल। में रुका भी तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो आप सफाई ना करिए। हम्म। आपको मालूम नहीं कि ये पॉलीथीन जल रहा है तो डायऑक्सिन जैसी गैसेस फॉर्म बिल्कुल। होंगी। तो मैम, मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि ये जो एक स्वच्छ वातावरण की अवधारणा है, हम्म। वो किसी खाना पूर्ति में और इवेंट मैनेजमेंट बन के ना रह जाए। वो शासन प्रशासन आम जन सब के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल। इसको आपको, हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। हम्म। प्रशासन भी ये चीज समझता है कि अच्छा प्रदूषण बढ़ेगा तो वो मीटिंग्स होने लगती हैं, और जैसा मैं बिल्कुल। आप बता रहे थे कि स्मोक टावर बना दिए, ये सब सफेद हाथी हैं, इससे हम्म। कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप धरातल पे उतरेंगे नहीं। और अभी हाल में ही एक मैं आपकी रिपोर्ट का जो जिक्र करना चाहूंगा। जी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट है कि भारत की 63% हम्म। जो पॉपुलेशन है वो ऐसे एयर पोल्यूटेंट या ऐसे वायु प्रदूषण वाले एरिया में रह रही है जो हम्म। बहुत ही गंभीर जनक बीमारियां जिनसे पैदा होती हैं। बिल्कुल। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके के एक समाज का और किस तरीके के एक इन्वायरमेंट का निर्माण करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये तय भी करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए, अभी कहते हैं जिस देश में गरीबी खत्म नहीं हो सकती और गरीबी खत्म हो भी नहीं सकती है, क्योंकि आप कैसे झुग्गी झोपड़ियों को खत्म करेंगे, और इतना आसान भी नहीं है इसे। वो लाख कोशिशें की जा रही हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मुहैया करा रहे हैं, लेकिन हर योजना में धांधली नजर आती है, वो एक अलग बात है। लेकिन पोल्यूशन को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं। जो देखा जाए दलित बस्ती में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ जिस माहौल में कहते हैं जो लोग रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान का जिक्र करें, क्योंकि प्रदूषण, हवा जहरीली, पानी अशुद्ध, और जब हवा और पानी ही अशुद्ध होगा तो आप कैसे स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। और यहाँ पर कानपुर का भी जिक्र कर लेते हैं। कानपुर में भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है वायु प्रदूषण। हमारे संवाददाता सुरेश सविता भी जुड़ चुके हैं, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुरेश, देखा जाए कानपुर में कई जगह मैंने देखा कि जो प्रशासनिक अमला है, हालांकि कई थानों के बाहर भी बहुत धमाकेदार तरीके से दिवाली मनाई गई। अच्छा है, त्योहारों को मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पटाखे एक चरम लेवल पर देखा जाए आतिशबाजी की गई। और वायु प्रदूषण देखा जाए तो इसके लिए जिम्मेदार है ये पटाखे जिस तरीके से फोड़े जा रहे थे। और जब प्रशासनिक अमला ही इस तरीके की पाबंदियों को नहीं मानता तो वो आम जनमानस से कैसे ये उम्मीद कर सकता है कि वो इसे फॉलो करेंगे, इन कानूनों को या इन नियमों को मानेंगे। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई। जी सोनी, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये वायु पोल्यूशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि अभी जिस तरीके से ये लखनऊ में रेड अलर्ट जारी किया है, और कानपुर में भी ये देखा गया कि कई बार पोल्यूशन की वजह से जो हृदय रोग के मरीज हैं, जो सांस के मरीज हैं, उनमें काफी दिक्कतें आती हैं, जिसमें अस्पतालों में भी लंबी लंबी लाइनें लग जाती। अगर हम सोनी जी बात करें कानपुर के प्रशासन की, तो कई ऐसे थाने, कई ऐसे जगहें थी जहां पर यह देखा गया कि स्वयं पुलिसकर्मी और अधिकारी लंबी लंबी देर देर तक आतिशबाजियां कर रहे हैं, जिससे काफी धुआं उठा और काफी पोल्यूशन हुआ। तो विषय सोनी जी देखिए, ये कि अगर हमारे अधिकारी ही आदेशों को नहीं मानेंगे
तो जनता जनार्दन कैसे मानेगी? तो अधिकारियों के साथ मिलकर इस दीपावली ने जनता ने भी खूब धूम धड़ाके से दिवाली मनाई, जिससे काफी पोल्यूशन हो गया है। और पोल्यूशन होने की वजह से जितनी भी वायु हवा है वो जहरीली हो गई है, और मरीज जो सांस वाले तो उनमें दिक्कतें हो रही है, और अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें सोनी जी लगना अभी से ही चालू हो गई। और ये मामला कितने आगे तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब अधिकारी ही मानने को तैयार नहीं है, अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं है, तो आम जनता क्या कर सकती है? जी बिल्कुल, आम जनमानस के ऊपर ये जिम्मेदारियां थोपी नहीं जा सकती हैं। हमारे साथ लगातार मेरठ से भी राजेश शर्मा जुड़े हुए हैं। वापस स्थिति को जानेंगे कि क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं और फिलहाल क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा आगे बढ़ाएंगे वायु प्रदूषण को लेकर, क्योंकि स्थिति बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचती हुई नजर आ रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम जिक्र कर रहे हैं वायु प्रदूषण का, क्योंकि हर एक राज्य, हर एक इलाके की जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो बेहद विकराल हैं, और ये एक चिंता का विषय भी है शासन स्तर पर भी, प्रशासनिक स्तर पर भी, और हर एक शख्स की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वायु प्रदूषण से क्या कुछ बचाव व्यक्तिगत करने चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम इसी को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं और कई जगहों की तस्वीरें भी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। मेरठ का रुख कर लेते हैं। मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, अगर देखा जाए मेरठ की स्थिति क्योंकि काफ़ी भयावह थी, खतरनाक स्थिति में था, जिस तरीके से तीसरा स्थान वायु प्रदूषण को लेकर मेरठ को दिया गया, इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर हिदायत दी गई, निर्देशित किया गया कि जुर्माना लगाया जाएगा, खुले में कचरे के ढेर ना जलाए जाएं। लेकिन जैसा कि आपने बताया, इन सब निर्देशों का भी पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या जिम्मेदारों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की इस मामले में कि आखिर जब इन निर्देशों का पालन नहीं करा पा रहे हैं तो कैसे वायु प्रदूषण में नियंत्रण होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार हवाई दिशा निर्देश है वो जारी कर रहे हैं, कागजों में जारी कर रहे हैं। वो मीडिया में भी बयान देकर कह रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी है उन्हें कहा गया है, लगाए गए हैं साफ तौर पर, जो भी व्यक्ति प्रदूषण फैलाने का प्रयास करेगा उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हकीकत जो जमीन स्तर पर नजर आनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मेरठ लगातार पूरे देश में 229 शहरों का जब रिकॉर्ड खंगाला गया था तो पूरे देश में मेरठ को तीसरा स्थान मिला था, और फिलहाल वो तीसरा स्थान लगातार बना हुआ है। शायद दूसरे या पहले नंबर पर भी मेरठ आ सकता है, जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं है। जो जमीन पर उन्हें कार्य करने चाहिए वो करने को तैयार नहीं है। साथ ही इसके अलावा अगर आम जनमानस की बात करें तो आम जनमानस को भी जागरूक होना पड़ेगा अधिकारियों के साथ साथ, क्योंकि अधिकारी तो सिर्फ कागजी कार्रवाई करेंगे और कागजों में दिशा निर्देश जारी करेंगे, लेकिन उसका जो नुकसान होगा वो आम जनमानस को होगा। जो इफेक्ट पड़ेगा वो आम जनमानस को पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी समझना पड़ेगा कि जो लगातार ये प्रदूषण बढ़ रहा है ये क्यों बढ़ रहा है और कैसे हम इसे रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता को आगे आना पड़ेगा इसमें, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कटौती करने का प्रयास करना पड़ेगा। तभी जो लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जहरीली हवा जो हो रही है, जो हमारे सांसों को प्रभावित कर रही है और तमाम जो बीमारियां बढ़ रही है उसकी वजह से, उनमें कहीं ना कहीं कमी लाने का प्रयास किया जा सकता है। बिल्कुल, केवल आम अधिकारियों से ही काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, अधिकारियों के सहारे नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं और ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वायु प्रदूषण लगातार एक खतरनाक स्थिति में पहुंचता जा रहा है। लेकिन प्रशासनिक आला अधिकारी जो हैं वो गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाना है। प्रवेश, एक बार आपका रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वायु प्रदूषण के चलते आम जनमानस को, अगर दिल्ली की जनता का जिक्र करें? देखिए, बात अगर दिल्ली की जनता की करें तो वो एक तरीके से प्रदूषण को अभिशाप के रूप में झेल रही है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। बात करें आम आदमी पार्टी की, जो दिल्ली सरकार में है, वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाती है कि वो हरियाणा में
पराली जला रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, या दिल्ली में पटाखे फूट रहे हैं, वो भी बीजेपी फड़वा रही है, इसलिए हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वही बीजेपी की तरफ से पलटवार हो रहा है। तो साफ तौर पर सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो जब भी कोई पोल्यूशन बढ़ता है तो सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, एक नया नियम लागू कर देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो बात सीधी सीधी मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण को लेकर दिल्ली में तो राजनीति हो रही है और धरातल पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली वासियों को ये प्रदूषण अभी झेलना होगा, जब तक मौसम की तरफ से या बात करें कोई बरसात नहीं होगी। कृत्रिम बारिश की बात जरूर कही गई थी, लेकिन उस पर भी खर्चा बहुत ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी है, लेकिन उसमें अभी लगता है इंतजार करना होगा। और अब मैं इतना ही कहूंगा कि दिल्ली वासी अभी सिर्फ भगवान के भरोसे पर है। जी बिल्कुल, हमारे साथ पर्यावरणविद भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आपका रुख करेंगे। दिल्ली में तो राजनीति वायु प्रदूषण को लेकर भी हो रही है, और देखा जाए क्या अब इस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए हर व्यक्ति की, जैसा कि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कृत्रिम चीजों से ज्यादा मुझे लगता है प्राकृतिक चीजों पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप। ये जो आज की ये जो कंडीशन बन रही है, ये जो पोल्यूशन अपने एक्सट्रीम लेवल पे गया है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। और मैं एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि ईवी आ जाएगा तो एयर पोल्यूशन से हमें निजात मिल जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि भारत में आज भी जो ईवी का बैटरी का चार्जिंग है तो वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और 80%, ये बाई डाटा में बोल रहा हूँ कि 80% इलेक्ट्रिसिटी तो कोयले के बर्नआउट से होता है। तो फिर देखिए, फिर घूम के हम एयर पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो एक अनियोजित जो औद्योगिक विकास की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियां हमारे रोड पे बढ़ती चली जा रही। तो इससे हमको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि हम जो भी डेवलपमेंट करें, मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसमें हमें प्रकृति प्रदत्त डेवलपमेंट पे ध्यान देने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल कि हम वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा ये व्हीकल्स ना आ पाए। ये हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद और हमारे लिए भी फायदेमंद है। हम देख रहे हैं कि अप्रोक्स लगभग ये एक जर्नल आया, लासन जर्नल का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें ये बताया गया कि अप्रोक्स भारत में हर साल 18 लाख लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किसी समय कैंसर गिने चुने लोग, आज की डेट में हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ रहा है। और अगर इसकी मूल जड़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण ही जिम्मेदार है। तो आप ये सोचिए कि ये जो कृत्रिम विकास है, जैसा कोई कह रहा था, इसको हम अपनी जान दे के खरीद रहे हैं। तो ये हम सबको समझने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी ना करें, वरना इसका खामियाजा हम सब मानव प्रजातियों को भुगतना पड़ेगा, और काफी हद तक भुगत भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवेश, मोनेन्द्र, जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश, सविता, आपका भी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई पर्यावरण के महत्व को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए शासन प्रशासन के साथ साथ व्यक्तिगत समाज में रह रहे हर व्यक्ति की भी उतनी ही भागीदारी, जिम्मेदारी बनती है कि वायु प्रदूषण को लेकर सजग और सतर्क रहें। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का